जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आज 27 फरवरी को आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम तो समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे 75 जी के जिस प्रश्न से अधिकतम रेल प्रश्न मिल गए, तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, तो पहले हम थर्ड शिफ्ट का देखेंगे, फिर आपका सेकंड, फिर फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि केसरी नाथ त्रिपाठी, ठीक है, जिनका जो निधन है आपका 2023 में हो गया है, वो किस राज्य के राज्यपाल थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका 2014 से 2019 के बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके थे। ठीक है, कब से कब तक रहे थे? 14 से 19 तक। इस बीच उनके पास बिहार का भी, मेघालय का भी और मिजोरम का भी राज्यों का गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार था। ठीक है, इसके अलावा पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जो कि 3 बार के यूपी विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, इनका जो मृत्यु है आपका कब हुआ था? तो जनवरी 2023 में दोस्तों इनका जो मृत्यु है आपका हो गया था। ठीक है, तो किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे? तो आपका पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में कितने स्थान पर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5वें स्थान पर। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस जीडीपी के पैमाने पर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के पैमाने पर दुनिया के 194 देशों की सूची में भारत का जो स्थान है आपका 144वां है। किसके पर है? प्रति व्यक्ति जीडीपी के पैमाने पर। ठीक है, एशियाई देशों में इस सूची में भारत 33वें पायदान पर है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में आपका भारत है जो कि 7वें स्थान पर है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से आपका भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और केवल 2.4 क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व की जनसंख्या पर 17% भागों को शरण प्रदान करता है। ठीक है, बात करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, तो विश्व में मात्र 2.4 ही प्रतिशत आपका क्षेत्रफल भारत के पास है, लेकिन विश्व का 17% जनसंख्या आपका भारत में निवास करता है। ठीक है, तो ये आपका इसका कहने का मतलब था। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले अगर आपका एग्जाम है और अभी तक आप जीके जीएस के सभी शिफ्टों का पीडीएफ विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लेना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। और इसको आपको लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर जो कि सामने दिख रहा है। ठीक है, अब तक के सभी शिफ्टों का जो प्रश्न है आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बड़ी ही सिलसिलेवार तरीके से इसको बनाया गया है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन लेके पूछा गया था कि बकरी, चेचक का टिक्का और एलसीडी का टिक्का आमतौर पर एक न्यूनतम अवधि इसको बताना था, तो 1 वर्ष तक बना रहता है, इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो कई राज्यों में मवेशियों में ढेलेचार त्वचा रोग तेजी से फैल रहा है। कई माह से यह सिलसिला जो कि जारी है, ऐसे में अब उसके उपचार की दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान ने एक बड़ी सफलता हासिल किया था। आईसीआर के 2 संस्थानों ने मवेशियों की इस रोग के उपचार के लिए एक स्वदेशी टीका को विकसित किया था। केंद्र ने आईसीआर के 2 संस्थानों के द्वारा विकसित किए गए इस टीके को वाणिज्यीकरण का योजना बनाई ताकि गांठ त्वचा रोग यानी कि एलसीडी को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन था आपका कि असहयोग आंदोलन है वो आपका किस वर्ष हुआ था? इसका वर्ष आपको खिलाफत आंदोलन आपका पूछा गया था, असहयोग नहीं पूछा गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन आपसे पूछा गया था, इसका वर्ष बचाना था। तो खिलाफत आंदोलन दोस्तों आपका मार्च 1919 में आपका हुआ था, जनवरी 1921 तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, जिसमें आपका मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली बंधुओं के साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू किया था। तो आपका खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपका असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये भी दोस्तों आपका ज़्यादा नहीं, आपका 1920 से 22 के दरमियान ही आपका हुआ है, जिसमें आपका 1922 में आपका असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। किस कारण? तो आपका चौरा चौरी कांड है जो कि आपका 4 फरवरी 1922 को हो गया था, इस कारण आपको वापस ले लिया गया था। तो खिलाफत आंदोलन आपसे पूछा गया था, तो आपका 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 1628 से 1658 ईस्वी तक किसका शासनकाल था दिल्ली पर? ठीक है, तो आपको मालूम होगा 1628 से 1658 तक दोस्तों आपका दिल्ली पर आपका मुगल साम्राज्य का शासन था। तो मुगल साम्राज्य का शासक कौन था उस समय? तो आपका शाहजहां था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1628 से 1658 ईस्वी तक उसका शासनकाल था। शाहजहां की बात करेंगे तो उसका बचपन का नाम खुर्रम था और पूरा नाम आपका सियाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। माता का नाम जगत गोसाई जिसे कि जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा
बात करेंगे तो मूल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण सानी की उपाधि आपके प्राप्त कर शासन पर शाहजहां बैठा था। शाहजहां के द्वारा दिल्ली के पास शाहजहानाबाद के नगर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका शाहजहां के बारे में था। लेकिन दोस्तों अभी जैसे ही आपका शाहजहां पूछ दिया गया है तो अगले शिफ्ट में आपका मुगल साम्राज्य से संबंधित जो शासक है वो पक्का ही पूछे जाएंगे। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। बाहों में आजा शाहजहां का पुत्र औरंगजेब बहादुर शाह फर्रुख और एमए में आशा अब, यानी कि बाहों में आजा शाहजहां का पुत्र औरंगजेब बहादुर शाहजहां फर्रुख और एमए में आशा अब। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक है। ठीक है, देखिए इसका जो ट्रिक है आपका दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, पहला तो है आपका बाहों में आजा शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, और दूसरा जो ट्रिक है आपका बहादुर जहां फर्रुख और एमए बहादुर शाह फर्रुख और एमए में आशा है अब। ठीक है, तो देखिए बा से आपको बाबर याद रखना है, जिसका जो शासनकाल है आपका 1526 से 1530 है, जबकि आपका लोधी वंश को समाप्त कर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। इसके बाद इसका बेटा हुमायूं आता है। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 ईस्वी तक रहता है। इस बीच आपका सुर समाज के संस्थापक आपका शेर शाह सूरी आता है। हुमायूं को आपका कलिंजर के युद्ध, ये आपका युद्ध में कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में 1540 में हराकर इसको भारत से भगा देता है और खुद शासन पर बैठ जाता है। इसके अलावा सुर समाज का आपका जो शासन है आपका 15 वर्ष तक रहता है। फिर 15 वर्षों के बाद जैसे मृत्यु होता है आपका हुमायूं का फिर से भारत में आगमन होता है, फिर से 1 साल के लिए गद्दी पर बैठता है 1556 से 1556 तक, 1555 से 56 तक, फिर इसका है जो कि मृत्यु हो जाता है। हुमायूं के बाद दोस्तों आपका आता है कौन, तो अकबर, जो कि दोस्तों 1556 से 1605 ईस्वी तक आपका इसका शासनकाल है। अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि आप देखे होंगे जैसे ही आपका बाबर आया था 1526 में 4 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद आपका हुमायूं आया जो कि 10 वर्षों तक शासन किया, लेकिन एक सत्ता स्थापित नहीं कर सका। इसका जो आपका अकबर आता है 1556 में, फिर एक महत्वपूर्ण सत्ता जो कि भारत में आपका मुगल समाज का स्थापित करता है। इसके बाद आपका अकबर के बाद आपका जहांगीर आता है जो कि 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन करता है। इसके अलावा शाहजहां की बात करेंगे तो ये आपका आज के प्रश्न बना था। ये आपका 1627 से 1658 इसका शासनकाल है। इसके बाद शाहजहां का पुत्र आता है औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, तो यहीं तक दोस्तों आपको महत्वपूर्ण है औरंगजेब तक, क्योंकि आपका औरंगजेब के बाद जो है मुगल साम्राज्य का पतन है जो कि स्टार्ट हो गया था। औरंगजेब ही अंतिम शक्तिशाली राजा था जो कि आपका मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। इसके बाद भी कुछ शासक आए हैं, जैसे कि बहादुर शाह प्रथम आए हैं जो कि 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया था। इसके अलावा अगला है जहादार शाह जो कि 1712 से मात्र 1 साल के लिए 13 तक शासन किया था। इसके बाद फर्रुखसियर आपका 1713 से 1719 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद मोहम्मद रोशन अख्तियार 1719 से 1748। इसके बाद अहमद शाह आपका 1748 से 1754। इसके अलावा आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। इसके अलावा शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इसके बाद आपका आता है अकबर द्वितीय जो कि 1806 से 1837 तक शासन करता है। और बहादुर शाह जफर आपका 1837 से 1857 तक शासन करता है। और 1857 के बाद आपका मुगल साम्राज्य का खात्मा आपका हो जाता है। बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए रंगून है जो कि निर्वासित कर दिया जाता है। तो आपका अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, इसके अलावा फर्रुखसियर और जहांदार शाह और बहादुर शाह प्रथम, ये इसको याद रखिएगा औरंगजेब के अलावा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने है जो कि आपका विरोध किया था, तो आपका इसका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह था। इसे 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अलावा रॉलेट सत्याग्रह ने गांधी जी को देश में वास्तव में एक राष्ट्रीय नेता बना दिया था। रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना किसी मुकदमे के जेल में रखने का अधिकार है जो कि दे दिया था। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि कथक जो नृत्य थे वो आपका किस राज्य में प्रचलित है, आपका ऑप्शन दिए गए थे। ए पूर्वी भारत, दूसरा है पश्चिमी भारत, तीसरा है सी है तीसरा आपका उत्तर भारत, और डी है आपका दक्षिण भारत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर भारत आपका हो जाएगा, क्योंकि कथक जो नृत्य है उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश पड़ता कहाँ है, तो आपका उत्तर भारत में ही पड़ता है। कथक शब्द का जो अर्थ होता है कथा को तिरखने हुए कहना है। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता है। कथक राजस्थान और उत्तर भारत के
उत्तर भारत की नृत्य शैली है। इसके अलावा ये बहुत ही प्राचीन शैली है क्योंकि महाभारत में भी कथक का वर्णन दिया गया है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा और नृत्य था। मुसलमान के कालों में यह दरबार में किया जाने लगा। वर्तमान समय में बिरजू महाराज इसके बड़े ख्याता रहे हैं। अब तो इनका मृत्यु हो गया है। दिल्ली फिल्मों में अधिकांश नृत्य इस शैली पर ही आधारित होते हैं। तो कथक एक हमारा क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य है। वर्तमान में भारत में आपका 9 शास्त्रीय नृत्य है। आपका 6 जो शास्त्रीय नृत्य है उसके हाल ही में भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कथक शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो कि दिया गया है। तो कथक आपका उत्तर भारत का है। इसके अलावा बात करेंगे तो आपका भरतनाट्यम जो कि आपका तमिलनाडु का है, सतरिया आपके असम का है, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश, और सतरिया आपके असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम और आपका कथकली आपका केरल का है। इसके अलावा ओडिसी आपका उड़ीसा का है, मणिपुरी दोस्तों आपका मणिपुर का है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स को आप है जो कि याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2035 तक शहर में रहने वाले लोगों का प्रतिशत है जो कि कितना हो जाएगा जनसंख्या का। तो 2035 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वालों की संख्या आपका 43.42% आपका हो जाएगा। ठीक है, वहीं 2025 तक की बात करेंगे तो आपका इतना, 2030 तक बात करेंगे तो इतना हो जाने की संभावना है। इसमें कहा गया कि 2035 तक शहरी क्षेत्रों में रहने का जो लोगों का प्रतिशत है कुल आबादी का 43.2% है जो कि हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे शहरों में रहने वाले के प्रतिशत का, तो आपका 2011 की स्थिति के अनुसार कुल 1210.2 मिलियन जनसंख्या जो कि लगभग 337.1 मिलियन जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में आपका रहता है। ठीक है, पिछले दशक से शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में निवल वृद्धि 91.0 मिलियन है। देश की कुल जनसंख्या की तुलना में यह शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो 31.6 था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कौन सा जो अधिकार है उपाधियों को समाप्त करने की बात करता है। ठीक है, तो आपका उपाधियों का अंत यानी कि पूछा गया था, तो इसका तो ओवरऑल राइट आंसर आपका अनुच्छेद 18 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार का, जो कि वर्तमान में 6 प्रकार के दिए गए हैं। उसमें आपका एक समानता का अधिकार आता है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। वह आपका उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में आपका वर्णित है। ठीक है, तो समानता के अधिकारों में कौन कौन सा अनुच्छेद शामिल है, तो पहला तो आपका अनुच्छेद 14 है जो कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 16 है आपका रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को प्रत्याभूति करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्य की प्रथा को अंत करता है। अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 18 से संबंधित क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में है जो कि पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा है जो कि कौन सेम रेशियो में रहता है। इस प्रकार करके जो कोई क्वेश्चन जो कि आपका पूछा गया था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, कि सैयद जो वंश था आपका दिल्ली सल्तनत के कौन से क्रम का था। ठीक है, तो आपको मालूम होगा दिल्ली सल्तनत जिसकी स्थापना आपका 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला आपका जो वंश था आपका गुलाम वंश था। लेकिन आपसे पूछा गया था कि सैयद जो वंश है आपका कौन से क्रम का था, तो सैयद वंश जिसे सैयद वंश भी कहा जाता है दिल्ली सल्तनत पर शासक करने वाला चौथा वंश था। ठीक है, शासन करने वाला, तो आपका राइट आंसर दोस्तों चौथा हो जाएगा। इस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर आपका कब से कब तक शासन किया था, तो 1451 तक शासन किया था। उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की थी। वंश मुस्लिमों की तुर्की जाति का ये आखिरी राजवंश था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 1451 आपका किया गया था। इस वंश में आपके राजा की बात करेंगे तो इस वंश में सैयद वंश के शासक थे जो 4 ही थे, चौथा क्रम का था, 4 शासक ही थे। पहला तो आपका सैयद खिलजी का था जिसका जो शासनकाल था आपका 1414 से 1421 था। इसके बाद आपका मुबारक शाह आया जिसका शासनकाल आपका 1421 से 1434 आया। इसके अलावा मोहम्मद शाह आया जो कि 1434 से 1445 ईस्वी तक आया था। इसके बाद दोस्तों आपका आलम शाह आया था जो कि 1445 से 1476 ईस्वी तक शासन जो कि किया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात करें दिल्ली सल्तनत का तो कुल 5 राजवंशों ने आपके शासन किया था। पहला वंश था आपका गुलाम वंश जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था जो कि आपका 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था गुलाम वंश। इसके अलावा अगला है आपका खिलजी वंश जिसके संस्थापक से जलालुद्दीन खिलजी और प्रतापी राजा थे अलाउद्दीन खिलजी जो कि दोस्तों आपका 1390 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। इसके अलावा तुगलक वंश जिसमें आपका फिरोज शाह तुगलक कल के शिफ्ट में पूछा गया था, मोहम्मद बिन तुगलक वंश का शासक था। ये तुगलक वंश का ही था जो कि आपका 1320 से 1414। तो पहला क्रम भी आप याद रखिएगा, पहला गुलाम था, दूसरा खिलजी था, तीसरा तुगलक था और चौथा आपका सैयद वंश था जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया था 1414 से 1451। इसके बाद जो अंतिम आपका था लोधी वंश जो कि आपका 1451 से 1526 ईस्वी तक था। ठीक है, तो लोधी वंश के अंतिम राजा के बारे में आपको मालूम होगा इब्राहिम लोधी जो कि दोस्तों बाबर ने आपके पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर इस वंश का खात्मा कर अपना मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, तो ये 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी जो था अफगान था। ठीक है, तो लोधी वंश अफगान था, ये बाकी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद ये आपके तुर्क थे। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट्सों को आप याद रखिएगा। अब
PDF है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बस आप लोगों को करना क्या होता है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है। फिर भी आप लोग इतना नहीं करते हैं तो मत कीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे। 14 जो मोहम्मद अली जिन्ना ने आपको पूछा गया था 1929 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में कितनी सूत्री मांगों की आपके मांग रखे थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका 14 सूत्री मांग हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने आपका 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अपना 14 सूत्री मांग रखा था। तो आपका 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस अधिवेशन का जो अध्यक्षता है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ही किया गया था। जिन्ना की 14 सूत्री मांग के कारण नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा को न देना था, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर 14 हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपका ऑल शिफ्ट का PDF लेना चाहते हैं, अभी तक 9 शिफ्ट में आपका 12 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुआ है। 9 शिफ्टों का जो प्रश्न है आपका विथ उत्तर के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बनाया गया है। शुल्क मात्र 20 रुपये। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, आपको सारा जानकारी वहाँ पर दे दीजिएगा। आगे की जो PDF है वो भी आपको मिलती रहेगी, लेकिन ऑनलाइन फॉर्मेट में मिलेगी। हो सके तो आपको इसको कर दिया जाएगा। अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो इसमें भी एक्स्ट्रा फैक्ट जोड़कर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन 9 शिफ्टों का जो PDF है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। तो लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है। तो गोल्ड जिसे कि सोना कहते हैं, प्रतीक चिन्ह तो AU है और परमाणु संख्या आपका 79 होता है, ठीक है। 79 के साथ यह रासायनिक तत्व है। यह स्वाभाविक रूप से उच्च परमाणु संख्या वाले तत्वों में से ये एक है। ये एक चमकदार, थोड़ा लाल पीला, घना, मुलायम और लचीली और कोमल धातु का है, ठीक है। तो 79 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे सही कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 जिसे कि ग्लोबल हंड्रेड इंडेक्स DHI 2022 कहा जाता है, वो आपका जारी किया गया था। तो भारत जो कि 121 देशों की श्रेणी में 6 स्थान और फिसल कर 107वां स्थान पे आ गया था, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर 107 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, एस सुब्रमण्यम किस खेल से संबंधित थे। एस सुब्रमण्यम की बात करेंगे दोस्तों तो भारत के पूर्व फुटबॉल गोलकीपर और 2 बार के ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम, जिसे कि एस बाबू नारायण के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनका महाराष्ट्र के थाने में निधन हो गया है। उन्होंने मेलबर्न 1956 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और रोम 1960 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में अपना प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर फुटबॉल हो जाएगा। अगला है विश्वभूषण हरिचंदन किस राज्य के राज्यपाल हैं। तो विश्वभूषण हरिचंदन बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका भारतीय राजनेता है जो कि आंध्र प्रदेश के 23वें और वर्तमान में राज्यपाल हैं। लेकिन बता दें वो आपका 12 फरवरी 2023 को आपके राज्यपाल जो कि 7-8 राज्यों का राज्यपाल परिवर्तित किया गया था। तो इनको भी आपका वहाँ आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बना दिया गया था। तो आपका 12 फरवरी 2023 तक अगर क्वेश्चन पूछा गया होगा तो छत्तीसगढ़ ऑप्शन में होगा, लेकिन आपका मेरे ख्याल से आपका जनवरी का ही करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में आप लोग बताइएगा क्या दिया गया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ था या आंध्र प्रदेश था। विश्वभूषण हरिचंदन की बात करेंगे तो उड़ीसा के 5 बार विधायक भी रह चुके हैं और वो मंत्री भी हैं, ठीक है। अब आपका छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे, इससे पहले आपके आंध्र प्रदेश के 23वें राज्यपाल के रूप में एक काम कर चुके हैं। अगला है दोस्तों, कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो कनाडा के संविधान से मुख्यतः 3 ये जो आपके वर्ड हैं, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियां का वर्गीकरण, केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये 3 चीजें आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिया गया होगा। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार लिया गया है जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है, जो कि मूल संविधान में आपका तो 7 था, लेकिन वर्तमान में आपका 6 ही मौलिक अधिकार है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है और न्यायिक समीक्षा लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसके अलावा जापान के संविधान से क्या लिया गया है। तो कानून के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है जापान के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संसदीय प्रणाली की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है संसदीय प्रणाली। इसके अलावा DPSP की बात करेंगे राज्य की नीति निदेशकता तो ये लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो ये आपके कहाँ से लिया गया है। तो ये आपके रूस के संविधान से लिया गया है जो कि तत्कालीन USSR था, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखने की जरूरत है। एक क्वेश्चन पूछा गया था शाहजहां की बेगम का नाम, इस तरह का कोई क्वेश्चन स्टूडेंट बताए हैं। तो मुगल बादशाह शाहजहां की बेगम ताजमहल बनने की वजह से मुमताज महल का इंतकाल 1631 में 17 जून को हो गया था, ठीक है। तो इनका मुमताज बेगम आपके ऑप्शन में शायद दिया गया था। तो इनका जो पूरा नाम था अर्जुमंद बानो बेगम था। का निकाह 19 वर्ष की आयु में खुर्रम यानी कि शाहजहां के साथ आपका हो गया था। शाहजहां मुगल साम्राज्य का एक शासक था, किसके पिता था, औरंगजेब का पिता था, ठीक है। औरंगजेब के बाद
शाहजहां के बाद औरंगजेब ही मुगल सम्राट का शासक बना था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा था आपके भारत में जनसंख्या की दृष्टि से। तो 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला पहला राज्य है। ठीक है, तो पहला स्थान जनसंख्या के मामले में रखता है, जहाँ की जनसंख्या 19.96 करोड़ है। ठीक है, इसके अलावा जिसमें आपका 15.51 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसके अलावा 4.5 करोड़ जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है। 2001 के 11 के बीच शहरी क्षेत्रों में 1.9 करोड़ की आबादी की बढ़ोतरी हुआ था। तो ये दोस्तों आपका पहला स्थान उत्तर प्रदेश रखता है, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा आपका पहला तो उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका महाराष्ट्र, तीसरा आपका बिहार और चौथा आपका आंध्र प्रदेश जनसंख्या के मामले में। इसके अलावा सबसे जो कम जनसंख्या वाला राज्य है वो आपका सिक्किम है। ठीक है, ये तो जनसंख्या के आधार पर था। इसके अलावा क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है आपका वो आपका राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य आपके गोवा है। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट्सों को आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट किस स्टेट का है। तो ये दोस्तों आपका बिहार राइट आंसर हो जाएगा। बिहार पहले नंबर पर है, यहाँ पर प्रजनन 3 है। हालांकि यहाँ कमी भी आई है, लेकिन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार पहले राज्य में प्रजनन 3.4 था। इसके बाद मेघालय में 2.9, यूपी में 2.4, झारखंड में 2.3, मणिपुर में 2.2 था। ठीक है, तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, तो देखिए भारत के 8 राज्यों से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है नर्मदा नदी के उत्तर से निकलते हुए गुजरात के माही नदी को 2 बार काटती है। तो इसका राइट आंसर आपका माही नदी हो जाएगा। तथा सोन, रिहन और बेतवा नदी को 1 बार काटती है। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। किसको किसको काटती है 1 बार, तो सोन, रिहन, बेतवा और नर्मदा नदी को। लेकिन माही नदी को 2 बार काटती है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है, खम्बाट की खाड़ी अरब सागर में प्रवेश करती है, पल्ली राजस्थान और गुजरात में होकर बहती है। यह भारत की 5 पश्चिम वायु नदियों में से एक है। इसके अलावा कौन कौन से राज्य जो कर्क रेखा से गुजरते हैं भारत के राज्य, तो आपका 8 राज्य हैं, जो कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, इसको आइए हम लोग मैप के माध्यम से भी देखने का प्रयास करते हैं। ये दोस्तों आपको जो बीच में आप रेखा देख रही हैं ये आपका है कर्क रेखा। ठीक है, ये आपकी कर्क रेखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से राज्य हैं। पहला तो देखिए आपका गुजरात है। यहाँ पर दोस्तों आप छोटा सा आपका यहाँ देख लीजिए राजस्थान से भी गुजर रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से गुजर रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ से भी गुजर रहा है। इसके अलावा ये झारखंड से भी गुजर रहा है, वेस्ट बंगाल से गुजर रहा है, या त्रिपुरा और मिजोरम से दोस्तों आपका ये गुजर रहा है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं। आपके एग्जाम में आपका ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक ऑप्शन में दोस्तों चंपारण आंदोलन के बारे में भी जिक्र हुआ था, स्टूडेंट बता रहे थे, और अहमदाबाद मिल आंदोलन के बारे में भी जिक्र हुआ था। हालांकि क्वेश्चन का लैंग्वेज है जो कि स्टूडेंट बता नहीं पाए। तो जो लोग भी एग्जाम देकर अब आ रहे हैं आप लोग, उनसे निवेदन है कि आप लोग क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, या तो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क करके क्वेश्चन बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दे दिया गया था। ठीक है, तो चंपारण आंदोलन की बात करेंगे तो 1917 में शुरू किया गया था गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है, सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। 3 कथ्या प्रणाली के विरुद्ध ये आपका ये आंदोलन जो कि किया गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि बाबर के समय कौन सा युद्ध लड़ा गया था, जिसमें आपका ऑप्शन दिया गया था खानवा का युद्ध। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका खानवा का युद्ध हो जाएगा। हमने कल ही के एनालिसिस वीडियो में दोस्तों बाबर के द्वारा लड़े गए सभी युद्धों का एक शॉर्ट एनालिसिस कर दिया था कि बाबर के द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था, और आपको शॉर्ट ट्रिक भी दिया था। ठीक है, तो देखिए बाबर के समय जो और भी युद्ध लड़े गए खानवा के युद्ध के अलावा, वो था आपका पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। जिसमें क्या हुआ था कि इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का शासक था, बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। इसी युद्ध के बाद बाबर ने भारत पे आपका मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। किस वंश को समाप्त कर किया था, तो लोदी वंश का। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध इसी के साथ लड़ा था। इसके बाद 1 साल के बाद 1527 में आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था, जो कि 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। ठीक है, तो बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों से आपका एक प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 1527 में आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इसके अलावा दोस्तों आपका 1528 में भी आपका चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध, जिसमें आपका मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें भी बाबर विजयी हुआ था। इसके अलावा एक अंतिम युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया था घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया था अफगानी एवं बाबर के बीच, जिसमें भी बाबर का ही विजय हुआ था। ठीक है, तो 1526 में आपका पानीपत, 1527 में खाना, इसके अलावा 1528 में चंदेरी और 1529 में घाघरा का। ठीक है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है जो कि बहुत ही पॉपुलर है, वो है कि बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चद्दर ओढ़ा और
घाघरा पहन के सो गया। सो गया का मतलब दोस्तों 1530 में आपका बाबर का मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जहाँ से कि एक वर्ष आपका हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था, मानव तस्करी बलात्संग कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 और 24 है, निहित शोषण के खिलाफ अधिकार मानवीय गरिमा की गारंटी देता है। ठीक है, जो कि लोगों को किसी भी शोषण से बचाता है। ठीक है, तो आपका इसका 23 और 24 आपका क्या करता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से निहित है। ठीक है, उसमें भी आपका जो आर्टिकल आपका 23 है वो आपका मानव तस्करी, बेगार बलात्श्रम और इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रमों के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे कि देश के लाखों अल्प सुविधा प्राप्त और वंचित लोगों की रक्षा की जा सके। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 24 आपका कहता है बलात्श्रम पर रोक। तो ये आपका ऑप्शन राइट शायद आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 24 है, किसी भी फैक्ट्री में, खान में या अपरिसंकटमय गतिविधि तथा निर्माण के कार्य रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है, कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे फैक्ट्री, खान या जो भी आपका परिसंकटमय जो गतिविधि होता है, निर्माण होता है, रेलवे होता है, इसमें आप काम नहीं कर सकते हैं। ये आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 हमें प्रदान करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, धूमिल का परिभाषित शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन में आपका धुंधला दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। धूमिल का परिभाषित शब्द दोस्तों आपका धुंधला होता है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, मुखौटा नृत्य जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो मुखौटा नृत्य की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे मुखौटा किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ये दोस्तों आपका कथकली नृत्य शैली से संबंधित है। कौन सा मुखौटा नृत्य। ठीक है, हालांकि ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, लेकिन नृत्य शैली पूछेगा आपको तो कथकली हो जाएगा। अब कथकली की बात करेंगे तो ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, जो कि आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम दो ऐसे नृत्य जो कि आपका केरल से संबंधित है। इसके अलावा एक आपका है कथक, जो कि दोस्तों आमतौर पर उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो आपका उत्तर प्रदेश आपका कथक हो जाएगा। इसके अलावा एक आपका है भरतनाट्यम, जो कि आपका तमिलनाडु से है। कुचिपुड़ी आपका कहाँ से है, तो आंध्र प्रदेश से है। इसके अलावा एक है सतरिया, जो कि असम से है। इसके अलावा दोस्तों ओडिसी, जो कि उड़ीसा से है। मणिपुरी, जो कि मणिपुर से है। ये सभी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, लोथल है जो कि कहाँ स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल है लोथल। तो हमने आपको कल या परसों के ही एनालिसिस वीडियो में ही इसको हम जिक्र कर दिए थे कि आपसे लोथल है जो कि पूछा जाएगा, क्योंकि धौलावीरा पूछा गया था, राखीगढ़ी पूछा गया था, तो लोथल भी एक प्रसिद्ध आपका हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा ही जाना था। ठीक है, तो लोथल की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है, इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। इस स्थल पर महत्वपूर्ण खोजों में से एक जो कृत्रिम डॉकयार्ड या चावल की भूसी सम्मिलित है। डॉकयार्ड करने का मतलब दोस्तों आपका बंदरगाह, हड़प्पा सभ्यता का जो बंदरगाह था आपका, ये आपका लोथल ही था। इसके अलावा दाइमाबाद की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में थी, इसको भी आप याद रखिएगा। इस स्थल पर प्रमुख खोजों में आपका बात करेंगे तो कांस्य का रथ हुआ था। इसके अलावा कुछ और कांस्य मूर्तियां भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी कई आपके स्थल हैं, जैसे कि बनावली है, ये आपका राजस्थान में है। वहाँ से दोस्तों आपका बरोड़ है, जो कि आपके राजस्थान में ही है। इस स्थल पर महत्वपूर्ण खोजों की बात करेंगे तो मानव कंकाल मिला था, आभूषण आदि भी सम्मिलित है। इसके अलावा धौलावीरा आपको पता है, ये एग्जाम में बन चुका है, ये आपका गुजरात में है। इसके अलावा राखीगढ़ी ये आपका कहाँ है, तो हरियाणा में है। बनावली दोस्तों आपका राजस्थान में है। तो ये सभी जो इफेक्ट्स हैं, बनावली भी हरियाणा में है, और जो आपका राजस्थान में है वो आपका कालीबंगन है। ठीक है, तो इसको आप सुधार कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका विद्युत उदासीन कण है, जिसका जो द्रव्यमान होता है 1.67493 इंटू 10 के पावर -27 kg होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 18,839 गुना आपका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका द्रव्यमान संख्या का जिक्र हमें कर लिया है। इसके अलावा जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो आपका एक समान होता है। ठीक है, किसका किसका होता है, न्यूट्रॉन और द्रव्यमान का, प्रोटॉन का। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे दोस्तों 1932 में जे चैडविक ने एक और परमाणु कण की खोज किया था, जिसका कोई आवेश नहीं होता है, जिसका द्रव्यमान एक प्रोटॉन के बराबर होता है, उससे तो न्यूट्रॉन नाम दिया गया था। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जे चैडविक ने 1932 में। इसके अलावा न्यूट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं को एक केंद्रक में मौजूद होता है। सामान्य तौर पर एक न्यूट्रॉन को n के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, n के रूप में आपको इसे दर्शाया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आज का जो शिफ्ट था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड पूछा गया था, जीके जनरल एप्टीट्यूड के
संदर्भ में, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हुए जो कि अभी तक पता नहीं चल पाए हैं। तो जैसे जैसे आपको इस क्वेश्चन जो कि पता चल पाएंगे उसको हम PDF में शामिल कर देंगे, जैसा कि PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली अपलोड कर दिया जाता है। तो जो लोग भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, आपसे निवेदन है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF है जो कि आपको वहीं पर दिया जाता है रात में सभी शिफ्टों का, ठीक है। लगभग 50 से 55 प्रश्न आपके मिल जाते हैं 75 प्रश्न में से, ये भी बहुत ही बड़ी संख्या है। तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहीं पर भेज दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए। जैसे जैसे प्रश्न मिलेंगे उसको हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। हालांकि आपका आज का शिफ्ट था जो कि थोड़ा सा हार्ड पूछा गया था, इस कारण स्टूडेंट को रिकॉल नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे स्टूडेंट रिकॉल कर पाएंगे, हमें क्वेश्चन भेजेंगे, तो उस माध्यम से हमें आपको देने का है जो कि प्रयास करेंगे, ठीक है। इन सब के अलावा अगर अभी आप CRPF, SCM, SCI का एग्जाम में अभी तक आपका 12 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हो गया है, ठीक है। तो उनमें पूछे गए आपका 250 प्रश्नों का उत्तर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको ये PDF को बनाया गया है, जिनका जो शुल्क मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, वहाँ से आपको सारा जानकारी जो कि दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग के भारी डिमांड पर ये PDF को बनाया गया है, तो आप लोग जाके इसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से जो प्रश्न होते हैं आपके ज़्यादातर बनते हैं, ठीक है, और बन भी रहे हैं, ठीक है। तो आप जाके वहाँ से एक बार आप लोग संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।